25 फरवरी 2025 की सुबह 5 या 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़की अपनी दोस्त को फोन करती है। फोन पर वह हेलो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर से रोने की आवाजें आ रही थीं। दोस्त पूछने लगी, आखिरकार इतनी सुबह फोन किया है और तुम रो क्यों रही हो? परेशान क्यों हो? जो भी बात है मुझे बता सकती हो। वह लगातार रोए चली जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, कहां से न शुरू करे। उसकी दोस्त ने तसल्ली दी। जब तसल्ली दी तो उसने पूछा, आखिरकार बात क्या है? या तो तुम रो लो या फिर मुझे अपनी बात बता दो। लड़की ने अपनी बीती हुई कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद उसकी दोस्त परेशान हो जाती है। वह कहती है, तुम अभी बस स्टॉप से कितनी दूर चली आई हो? लड़की ने कहा, अभी ज्यादा दूर नहीं आई हूं। तभी वह कहती है, जहां भी हो उतर जाओ। उतरने के बाद किसी भी वाहन से सीधा वहीं पहुंचो, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना। जो सारी बातें तुमने मुझे बताई हैं वही बातें जाकर पुलिस स्टेशन में बताना। जैसे ही दोस्त ने यह बात कही और उसे तसल्ली दी, उसने कहा, अगर तुम ऐसे ही चली गई तो हो सकता है ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। दोस्त की बात मानकर वह 26 साल की लड़की आखिरकार पुलिस स्टेशन जाती है। रोते हुए अपनी कहानी बयां कर देती है। अब यह कहानी केवल पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में फैल जाती है। चाहे विपक्ष हो या मीडिया, हर जगह सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर महाराष्ट्र सरकार घिर जाती है। महाराष्ट्र सरकार इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर की है। दरअसल 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5:30 का वक्त रहा होगा। इसी बीच एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी और वो मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत थी, नर्स में थी, उसे अपने गांव जाना था। गांव जाने के लिए वह बस का इंतजार कर रही थी। लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। अभी अंधेरा था। वह लड़की इंतजार कर रही थी कि कोई बस उसके गांव की तरफ जाएगी तो वह उसमें बैठ जाएगी। इसी बीच में एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। वह हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और कहता है, दीदी नमस्ते, आप ठीक हो? लड़की थोड़ा सकपका जाती है और कहती है, भैया मैंने तो आपको नहीं पहचाना। उसने कहा, आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। शायद आप बस का इंतजार कर रही हो। आपको अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है। जैसे ही लड़की ने यह बात सुनी वह एकदम खुश हो जाती है। हाँ, जाना तो गांव है। लड़का पूछता है, कौन से गांव जाओगी? कहाँ जाना है आपको? दरअसल पुणे का यह जो बस स्टेशन है, जिसका नाम है स्वारगेट बस स्थानक, यहाँ से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लिए बस मिलती हैं। लड़का कहता है, आप बस मुझे यह बताओ कि आपको जाना किस जगह है। लड़की कहती है, मुझे सातारा जिले के एक गांव फलटन जाना है। लड़का कहता है, दीदी परेशान क्यों होती हो? आइए मैं आपको बस तक लेके चलता हूँ। वह लड़का बस स्टॉप पर एक बस की तरफ इशारा करता है। वह बस MSRTC यानी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की थी, जिसका नंबर था MH06BD3019। इस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शिवशाही। वह बस खड़ी हुई थी। यह एक एयर कंडीशन बस थी। लड़का कहता है, दीदी आप जाकर इसमें बैठ सकती हो। जैसे ही लड़की ने बस की तरफ देखा, उसे अंदर अंधेरा नजर आया। क्योंकि अभी सूरज भी नहीं निकला था, बस के अंदर अंधेरा था। लड़की ने कहा, भैया यह तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है गाड़ी के अंदर। वह कहता है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, टॉर्च जलाकर देख लो। अगर यात्री वहां दिखाई दें तो आप अंदर रुक सकती हो, अगर नहीं दिखाई दें तो बाहर आ जाना। लड़की को भरोसा हो गया। वैसे भी वह इतने प्यार से बात कर रहा था, दीदी कहकर बात कर रहा था। उसने इतनी जान पहचान बना ली थी। वह दावा कर रहा था कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, देखते ही सवारी को पहचान लेता हूँ कि उसे कहीं ना कहीं जाना होता है।
लड़की जैसे ही अंदर जाती है, जो एयर कंडीशन बसें होती हैं, उनकी खिड़कियां तो खैर हमेशा बंद ही रहती हैं क्योंकि वे सील होती हैं। खिड़कियां भी वैसे बटन से बंद होती हैं, जैसे हाथ से बंद करने वाली नहीं होती। लेकिन इस बस की खिड़की खुली हुई थी। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, उसने टॉर्च जलाकर देखा। टॉर्च जलाने के बाद पता चलता है कि जिस खिड़की से वह अंदर आई थी, वह अब बंद हो चुकी थी। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। चीखने चिल्लाने का भी कोई मौका नहीं था। और उस लड़की के सामने वही लड़का खड़ा हुआ था, जो कुछ देर पहले दीदी दीदी करके बात कर रहा था। इसके बाद उस लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी, उस 26 साल की लड़की के साथ गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया। जब उसका मन भर जाता है, लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाजें बाहर नहीं निकल पा रही थीं। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है। दरअसल एयर कंडीशन बस होने की वजह से उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं पा रही थी। हालांकि थोड़ी थोड़ी चहल पहल भी होने लगी थी, आसपास बसें भी खड़ी थीं, इक्का दुक्का लोग भी आ जा रहे थे। लेकिन इसके बाद जब वह आरोपी, वह दरिंदा, वह हैवान लड़की के साथ गंदा काम करके आराम से वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। लड़की अपने कपड़ों को समेटती है, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। वह तो सुबह सुबह बस पकड़ने के लिए खड़ी थी, लेकिन उसके साथ रेप जैसी घटना हो जाती है। इसके बाद वह लड़की वहां से निकलती है, किसी से पूछती है कि उसे अपने गांव जाना है। फिर वह गांव के लिए बस पकड़ती है, लेकिन जो भी उसके साथ अभी अभी बीता, वह परेशानी, वह दर्द, सब उसके मन में चल रहा था। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं? तभी उसने अपनी एक खास दोस्त को फोन लगाया। दोस्त से कहा, मेरे साथ यह घटना हुई है। अब उसकी दोस्त जोर देकर कहती है, जो हुआ है उसे भुलाने की कोशिश मत करना, बल्कि पुलिस स्टेशन जाना, एफआईआर दर्ज कराना। इसके बाद लड़की सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। स्वारगेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी पूरी कहानी बयां करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से लेती है और लड़की को भरोसा दिलाती है, आप बिल्कुल परेशान न हो, हम जितनी जल्दी हो सकेगा इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। यह मामला फिर सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होना शुरू हो जाता है कि देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र भर में फैल जाता है। पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है और साथ ही सरकार पर भी दबाव बढ़ जाता है। सरकार भी हरकत में आ जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधे आदेश जारी करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपी को पहचानना। आखिरकार वह लड़का कौन था? क्या वह सच में रोडवेज डिपो का कर्मचारी था या कोई बाहरी व्यक्ति? पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरों की फुटेज में दिखा कि लड़की एक लड़के के साथ आई थी। उसके चेहरे पर हालांकि मास्क लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उसे पहचान लिया। जब आसपास के लोगों को उसकी तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने बताया, यह लड़का दत्तात्रेय रामदास गाड़े हैं। दरअसल इसकी उम्र 37 साल के आसपास थी। इसके बारे में पता चला कि इसके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, डकैती, चोरी और कई अन्य अपराधों के मामले। साल 2019 में यह जमानत पर रिहा हुआ था, यानी जेल से बाहर निकल चुका था। लेकिन इसके बावजूद यह गैंगस्टर टाइप का व्यक्ति था, जिसकी मानसिकता गंदी थी और जो एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान था। अब इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई। खोजी कुत्तों की मदद ली गई, ड्रोन का सहारा लिया गया। लेकिन घटना 25 फरवरी 2025 की सुबह की थी और 27 फरवरी की शाम हो चुकी थी, फिर भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था। तब सरकार ने घोषणा की, जो भी इस आरोपी के बारे में जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लोगों से अपील की गई, अगर किसी को भी इस व्यक्ति का सुराग मिले तो तुरंत सूचना दें। अब मामला और हाईलाइट हो गया। शिवसेना यूथ विंग यूटीवी के नेता वहां पहुंचने लगे। 26 फरवरी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके बाद तोड़फोड़ और हंगामा भी होने लगा। तभी एक नेता होते हैं जिनका नाम होता है बसंत मोरे, अपने कुछ साथियों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। आजकल जिसके हाथ में मोबाइल हो वही पत्रकार बन जाता है, और नेता तो नेता ही होते हैं। डिपो के पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, बेकार सी हालत में। उसके शीशे भी टूटे हुए थे।
किसी ने उन्हें सूचना दी थी कि डिपो के पीछे एक बस खड़ी दिखाई देगी। जब वे उस बस के अंदर गए तो वहां कई महिलाओं के साड़ी पड़े रखे हुए थे। साथ ही वहां कंडोम भी पड़े थे। ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे इस बस का इस्तेमाल सस्ते लॉन्च के रूप में किया जा रहा हो। यानी यह पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी कई बेटियों, कई बहनों के साथ इस तरह की घटनाएं जरूर हुई होंगी। जिस तरह के सबूत वहां मिले, कंडोम, आपत्तिजनक सामान, महिलाओं के कपड़े, इससे साफ था कि मामला बहुत गंभीर था। अब सरकार पर और ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंक देती है। मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया, चाहे वह डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी का रिश्तेदार हो, किसी बड़े आदमी का आदमी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इस आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, बस हमें थोड़ा समय चाहिए। इस बीच पुलिस ने मीडिया में आकर रिपोर्ट दी। बताया कि यह घटना हुई है, लड़की हमारे पास आई थी और हम पूरी ईमानदारी से इस केस पर काम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने इस घटना के बाद 23 सुरक्षा गार्डों को बदलवा दिया। सवाल उठाया गया, जो सुरक्षा गार्ड यहां ड्यूटी पर थे, आखिर वे क्या कर रहे थे? बस स्टैंड पर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद यह घटना कैसे हो गई? इसके अलावा जिस बस में घटना हुई थी उसके दरवाजे आखिर खुले कैसे? एयर कंडीशन बस के दरवाजे तब तक नहीं खुलते जब तक चाबी न लगे, बटन न दबे। यानी कि किसी अंदरूनी व्यक्ति की मिलीभगत जरूर थी। पुलिस टीम की कड़ी मशक्कत के बाद पुणे रेप मामले में आरोपी दत्तात्रेय गाडे को वारदात के 68 घंटे बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रात करीब 1:30 बजे उसे पुणे के शिरूर तहसील के एक गांव में गन्ने के खेत से पकड़ा। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई थीं और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। यह मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ रहा था और विपक्ष लगातार सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहा था। पुलिस को वारदात के कुछ घंटे के भीतर ही आरोपी की पहचान मिल गई थी, लेकिन उसे पकड़ने में 68 घंटे लग गए। आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस ने स्निफिंग डॉग्स और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वह शहर से दूर भाग रहा था ताकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो सके। आखिरकार आरोपी जब अपने एक जानने वाले के घर पानी मांगने आया तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने स्निफिंग डॉग्स के साथ पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुणे के लश्कर पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी 14 दिन की कस्टडी की मांग कर सकती है। इस मामले में पुलिस की टीमों ने काफी मेहनत की और आखिरकार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। कुछ लोग इस घटना को 2012 के निर्भया कांड से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि बसों में, खासकर सरकारी बसों में, लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि अगर सरकारी बस और सरकारी जगह पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर कहां सुरक्षित रहेंगी? कब तक हमारी बहनें और बेटियां डर में जिएंगी? कब तक उन्हें हर सफर से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि वे सुरक्षित घर लौट पाएंगी या नहीं? क्या सिर्फ घर की 4 दीवारों में कैद रहना ही उनकी तकदीर बन गई है? यह घटना सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुई, यह समाज के हर इंसान के लिए एक चेतावनी है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, अगर आज हमने विरोध नहीं किया, तो कल कोई और बेटी इसी दर्द से गुजरेगी। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, एक दूसरे के लिए खड़े हों और हर उस वहशी दरिंदे को सजा दिलवाएं जो महिलाओं की सुरक्षा को चुनौती देता है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें कमजोर नहीं हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे समाज की जरूरत है जो उनकी सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ा हो। अगर आज हमने कदम नहीं उठाए तो कल बहुत देर हो जाएगी। अब बस बहुत हुआ, न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बदलाव चाहिए, सोच बदलिए, समाज बदलिए। जय हिंद, जय भारत।